क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट 22 अपने इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बचेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज वाला जो पार्ट है इसमें जो पहले दो क्वेश्चन है वो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बड़े हैं वो वाले। और क्या है कि अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें। तो बाकी के तीन क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे। लेकिन पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो मैं क्या है हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन ही करवाऊंगा। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना रखा है। देखो क्या है ये चीज कि आपको क्या निकालना है। आपके पास बुक भी होगी, उसमें आप पढ़ भी सकते हो कि ये एक सर्किट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, ठीक है। ठीक है, यानी बहुत ही, यानी कि अपने को ऐसे लगता है भी हार्ड है सर्किट ये वाला। सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये दो ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इसका, वो चीज देखो आप, ठीक है। तो यानी कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चित्र से ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है पहला। तो देखने में ही मुश्किल है, करने में बिल्कुल आसान है। अब समझो कैसे। अब आप ये चीज देखो, यहां पर आपको बस यही ढूंढना होता है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज अगर आपने पता कर ली तो मतलब बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, ओनली आपको क्या है, समांतर और श्रेणी क्रम का पता लगाना होगा। तो अब पता कैसे लगाते हैं वो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बैटरी जोड़ देता हूँ इसके साथ, इन दो पॉइंट के बिटवीन, ठीक है। अब यहां से करंट चलाओ आप, ये वाला मान लो आई करंट है। ये आई करंट क्या है, यहां पे इस पॉइंट जब ए पॉइंट पे आएगा तो 5 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि 5 तारें यहां से लगी हुई हैं, 5 भागों में डिवाइड होगा, 5 भागों में बढ़ जाएगा ये। तो यहां मान लो I1 जाता है, यहां I2 जाता है, यहां I3 जाता है, यहां I4 जाता है और यहां पे I5 जाता है। ऐसे करके करंट जाता है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या कि ये वाला जो करंट यहाँ पे, अगर मैं I1 की बात करूं तो जो इस 3 ओम यानी 3 ओम के रेजिस्टेंस से जाएगा वो यही करंट आगे यहाँ पे क्या है, इस 3 ओम से जाएगा, क्योंकि एक ही वायर से दोनों ये जुड़े हुए हैं, दोनों कनेक्ट हैं, एक ही वायर से एक ही तार से जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ आई बात इतनी। तो मतलब इन 3 और 3, ये वाला 3 और 3 किस में है, श्रेणी में। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां से करंट दो वायर्स में अलग अलग जा रहा है, दो तारों में अलग अलग विभाजित हो रहा है। तो अब ये वाले जो दोनों प्रतिरोध हैं, इस प्रतिरोध यानी इस रेजिस्टेंस के साथ क्या है, ये समांतर क्रम में है, क्योंकि करंट बढ़ता कहां पे है, डिवाइड कहां पे होता है, समांतर क्रम में। और एक समान यानी सेम किस में रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ आई बात। तो मतलब कि ये दोनों तो श्रेणी में और इसके साथ समांतर में है। अब फिर से जब इन तीनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे एक प्रतिरोध आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब वो वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, अब उसमें से जो करंट जाएगा वही करंट आगे जाके यहाँ पे से जाएगा। समझ आई बात। और फिर यहां से ये वाला और ये वाला फिर से श्रेणी में और ये इसके साथ समांतर में, मतलब ये और ये इसके, ये और ये इसमें सीरीज में और ये फिर इसके साथ पैरेलल में। ऐसे सीरीज ही बनती जाएगी पूरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इन दोनों को, तो ये दोनों मिलके कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे, 6 का बनाएंगे, 6 ओम का बनाएंगे। तो मतलब कि मैं इन दोनों को हटा के यहां पर और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना लगा सकता हूं, 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। ये 6 ओम लगा दिया, ठीक है ना। मुंह जुबानी क्वेश्चन हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब 6 और ये वाला 6 फिर से किस में है, पैरेलल में है यानी समांतर में। तो दो अगर रेजिस्टेंस समांतर में हो तो जो उनका इक्विवेलेंट या तुल्य निकालते हैं वो 36/12 मतलब 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम आ जाएगा, मतलब इस 6 और 6 का दोबारा से कितना बन गया, 3 ओम बन गया। तो अब इस 6 को हटा दो, इस 6 को हटा दो और इन दोनों की जगह पे यहां पे क्या करो, एक नया रेजिस्टेंस लगा दो 3 ओम का, ठीक है। अब फिर से ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम क्या है, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे करंट भेजू तो वो करंट इधर जाएगा और एक करंट आपका इधर जा रहा है। तो मतलब इन दोनों में से फिर से क्या होगा, समान करंट जाएगा,
यानी इक्वल करंट जाएगा, और ये दोनों फिर से क्या है, श्रेणी में, और इसके साथ फिर से समांतर में, यानी 3 3 6, यानी एक ट्राइंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और उसके तीनों प्रतिरोधों का तुल्य अपने पास लास्ट में कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। समझ आई बात, कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है, 3 3 6 का 3 ओम आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये तीनों हट जाएंगे, अब तीनों हट जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, यहां पे 3 ओम बच जाएगा। फिर ये 3 3 6 वाला ग्रुप बन रहा है, फिर 3 3 6 का 3 बनेगा, और लास्ट में जो अपने पास डायग्राम बन जाएगा बच्चों, वो ऐसे बन जाएगा। यानी यहाँ पे एक बात कर रहा हूं मैं, एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला है, और यहाँ पे आपके क्या है, बैटरी लगी हुई है, प्लस और माइनस, ये ए और बी पॉइंट, ये 3 ओम, ये 3 ओम, और ये 3 ओम, ये बचेंगे, क्योंकि ये 6 फिर से क्या बन जाएगा, 3 ओम बन जाएगा। तो अब देखो यहां से करंट जाएगा तो वही करंट इसमें से जाएगा, लेकिन यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 और 3 क्या बन जाएंगे, दोनों फिर से सीरीज में या श्रेणी क्रम में बनेंगे। किसमें बनेंगे, ये श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। तो मतलब 3 और 3 का क्या हो गया, 6 ओम हो गया यहाँ पे। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम फिर से क्या है, समांतर में है। तो समांतर में जब आप निकालोगे तो 6 इंटू 3 बटा में 6 प्लस 3 यानी 18 बटा 9, यानी 2 ओम आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर इसको थ्योरेटिकल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी अगर आता है, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो आ भी सकता है, तो आप सारे रेजिस्टेंस को क्या करो, आप ऐसे मान लो भी एक R1 R2 R3 R4, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये दो लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लगे हुए थे, और यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ 3 ओम और 3 ओम के थे। तो अब देखो इसको मान लो R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो R1 और R2 का इक्विवेलेंट निकालो, वो 6 ओम आएगा। फिर इस 6 ओम को आप क्या मान लो, RA मान लो। फिर आप RA और R3 का निकालो, वो फिर से क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, यानी लास्ट में आंसर आपका 2 ओम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 3 6, 6 और 6 फिर से 3, 3 और 3 6, 6 और 6 फिर से 3, इस टाइप से रेजिस्टेंस आपके बनते जाते हैं। तो इसमें थ्योरी नहीं है, आप अगर हिंट के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन आप ये वाला खुद करोगे। समझ आई बात आपके, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको मैं रफ करता हूं यहीं पे ही, और जिस बच्चे के नहीं भी समझ आता तो इसको नोट्स में मैं कर दूंगा, इसकी थ्योरी लिख दूंगा नोट्स में, ठीक है ना। जिस बच्चे को नहीं भी पता लग रहा भी कैसे करना है, तो नोट्स में इसकी थ्योरी लिख दूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। समझ आई बात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो इसमें देखो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि अब तो अपने सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे आपका कंपटीशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो कहीं 12वीं के बाद तैयारी करने, तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस वहां पे डायरेक्ट ना करवा के ट्रिक बता देंगे भी हाँ बस इसका ये आंसर रट लो आप, ठीक है। तो वहां पे आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि सर हमें तो निकाल के समझाओ, वो आप यहीं पे सीख सकते हो 12वीं क्लास में। तो तभी मैं आपको कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ आपको, ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बिटवीन ये देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लगे हैं, ये प्रतिरोध लगे हैं, और प्रतिरोध कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक, यानी इनफाइनाइट टिल इनफाइनाइट तक ये क्या है, ये सीरीज है ऐसे रेजिस्टेंस की, अनंत प्रतिरोध चलते ही जाते हैं, बस ऐसे लगे हुए हैं भाई, ये वाला आर, ये वाला आर, आर 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 आर, ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। तो अब इनका क्या कह रहा है, ये ए और बी के बिटवीन इस इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मतलब ए और बी के मध्य जो ये अनंत श्रेणी लगी है, इसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। समझ आई बात। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, जो इसका यानी सबसे बढ़िया तरीका है करने का, अपने क्या करते हैं कि यहां पे ये इनफाइनाइट लगे हुए हैं, आर कितने हैं, इनफाइनाइट है, जो आर प्रतिरोध है कितने हैं, इनफाइनाइट। अब इस इनफाइनाइट में से मैं शुरू वाले दो निकाल लेता हूं, बस इनफाइनाइट में से दो माइनस कर देता हूं, तो बताओ कितना बचेगा। फिर हो गया ना कंफ्यूजन वाला। अब देखो इनफाइनाइट अपने को पता ही नहीं, डिफाइन नहीं है, बहुत ही ज्यादा नंबर होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अब बहुत ही ज्यादा बड़े में से अगर मैं आपको कहूं कि दो निकाल दूं मैं, तो कितना रहेगा,
उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर अगर आपको मैं कह दूं भाई आपके पास 10 अरब रुपए हैं, उसमें से 2 रुपए निकालो आप, तो आप क्या करोगे? ऐसे थोड़ा लिखोगे 9.99999 ऐसे करके, तो आप कहोगे कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर अरबपति है कोई बंदा जिसके पास 10 अरब रुपए हैं और वो 2 रुपए किसी को दे देगा, उसको फर्क पड़ेगा क्या? वही चीज यहाँ पे है, इनफाइनाइट में से आप कुछ भी निकाल दो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। समझ आई बात? और अपने क्या करते हैं कि जो इस टोटल जो ये आपका सर्किट है, इसका अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना? यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध है, आर इक्विवेलेंट है, वो एक्स है, ठीक है? अब पूरे का एक्स है, तो अगर मैं इतना सर्किट इतने का निकालना चाहूं भी, ये दो क्या करूं, ये वाला रेजिस्टेंस छोड़ दूं, तो इतने का भी क्या होगा? एक्स मान सकते हैं अपने, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? एक्स मान सकते हैं। मतलब अगर पूरे का इनफाइनाइट का क्या है, एक्स है, तो इनफाइनाइट में से अगर 2 निकाल दोगे तो क्या फर्क थोड़ा पड़ जाएगा उससे। तो ये चीज आपको यहाँ पे मान के चलनी पड़ेगी। अब कई बच्चे पता है मेरे साथ पिछली बार भी ये उनकी यानी जिद हो गई थी ये कि सर ये 2 निकालेंगे तो हमें तो अलग से करके दिखाओ। तो भाई मेरे को तो वो मेथड आता नहीं है। अगर आप में से कोई फिजिक्स का इतना तगड़ा बंदा है कि जो इसको सॉल्व कर सके भी, इनफाइनाइट सीरीज को, इनफाइनाइट को डिफाइन करके उसको सॉल्व कर सके, तो वो मुझे जरूर बताना। क्योंकि देखो मैं अपने आप को टीचर नहीं स्टूडेंट ही मानता हूँ और आज तक सीखता रहता हूँ। अगर मुझे मेरे स्टूडेंट से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो मैं उनसे भी सीखता हूँ, और आपकी भी यही प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना? जो सीखने की प्रवृत्ति को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो देखो इक्विवेलेंट अपने एक्स मानते हैं पूरे का, तो अगर इन 2 रेजिस्टेंस को मैं निकाल भी दूंगा इसमें से, तो फिर भी तो क्या होगा? इक्विवेलेंट एक्स ही रहेगा, क्योंकि है ही इनफाइनाइट सीरीज। तो मैं मानता हूं कि जो ये वाले बचे हैं जितने लास्ट में, इन सब का इक्विवेलेंट आपका एक्स है। क्या है? एक्स है। और ये एक्स आपका आर इक्विवेलेंट के बराबर है। मतलब कि आपको सीधी सी बात है, जो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहा है, ये यहाँ पे एक्स है, और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है किसकी फॉर्म में? इस आर की फॉर्म में, ठीक है ना? ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ आई इतनी बात? तो अब देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये है तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है? तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने। तुल्य परिपथ से, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, इसके नोट्स में आपको अलग अलग ही दूंगा। फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है? इक्विवेलेंट सर्किट से अब देखो कि आपको बस इसमें यह पहचानना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से डायरेक्ट पता लग रहा होगा कि अगर मैं यहां से करंट चलाऊं तो वो यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर से यहाँ पे आके मिल जाएगा और इधर बी में चला जाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर बैटरी लगाता हूं मैं यहाँ पे ए और बी के बिटवीन प्लस माइनस, तो करंट इसमें से जाएगा और ये करंट इस यहाँ पे 2 में से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों तो किस में है? पैरेलल में, और ये इसके साथ सीरीज में है, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों का जब मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये आपके क्या है? 2 पॉइंट है, ए और ये वाला बी, यानी इन दोनों का मिला के इस एक्स और आर का ये वाला आ जाएगा, और ये फिर से आर के साथ क्या आ जाएगा? सीरीज में, क्योंकि यहां से करंट जाएगा और वही करंट इसमें से जाएगा। तो आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि सीरीज और पैरेलल का पता किससे लगता है? करंट फ्लो से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से लगता है। अगर तो बंट जाए तो पैरेलल में यानी समांतर में, और अगर ना बटे, इक्वल जाए, समान जाए, तो श्रेणी में। तो अब देखो क्या है, मैं यहां से डायरेक्ट लिखता हूं, तुल्य परिपथ से जो आपका x है। अब इस पूरे परिपथ का कितना है? मैंने आपको कहा था पूरे का भी कितना है? x है, और इतने का भी कितना है? x है। तो यहां से मैं लिखता हूं x बराबर, अब देखो इन दोनों का तो क्या है? पैरेलल में है, यानी समांतर में है, तो rx बटा r प्लस एक्स। अब ये फिर से किसके साथ है? इसके साथ है श्रेणी में, तो श्रेणी में लिख दिया। या आप क्या करो, मान लो इसको अलग से निकालो भी, इसका पहले ये समांतर में है यानी सीधे पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आर और एक्स तो क्या थे? पैरेलल में थे, समांतर में थे, तो इनका, और इसको फिर से आर के साथ क्या है? ये श्रेणी में, मतलब ये वाले डायग्राम से, और ये दोनों मिला के फिर से किसके?
एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स से अपने एक्स क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मतलब ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा, r प्लस एक्स आ गया, तो इस r से r प्लस एक्स का मल्टीप्लाई और प्लस में आर एक्स है आपके पास, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो x r प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करो आर स्क्वेयर आर एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ पे भी आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। इस आर एक्स से ये वाला आर एक्स कैंसिल हो जाएगा एक, समझ आई बात। और ये क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वेयर और आर एक्स को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये अब क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ये बन चुकी है। समझ आई बात आपको। तो द्विघात समीकरण ये बन चुकी है। तो अब अपने देखो क्या करेंगे बच्चों, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट तो क्या है, गुणनखंड नहीं होंगे, कंपोनेंट नहीं बनेंगे इसके, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है, मतलब माइनस आर है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, सी, ये माइनस का आर स्क्वेयर है। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अब इसको सॉल्व करके देखो आप क्या आता है। पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और इसको करके देखो। ठीक है ना, बाद में मैं तो करवा ही रहा हूं, तो आप खुद करके देखोगे, आपको ज्यादा पता लगेगा। तो x इज इक्वल टू, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, x इज इक्वल टू देखो माइनस बी, ये माइनस का r है और माइनस बाहर लगाना है, माइनस का माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b का स्क्वेयर करेंगे जब इसका, तो ये आर स्क्वेयर बनेगा, तो आर स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a तो एक है, ठीक है, तो 4c कितना है, माइनस का आर स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पे माइनस फिर से है, मतलब 4r स्क्वेयर, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे अपने, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस आर बनेगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वेयर और अपॉन में 2 आ जाएगा। समझ आई बात। अब देखो यहां पे दो वैल्यूज होंगी x की, एक वैल्यू तो होगी r प्लस अंडर रूट 5r स्क्वेयर और अपॉन में क्या आ गया 2, और एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू r माइनस अंडर रूट 5r स्क्वेयर अपॉन में 2। अब ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, देखो r प्लस r रूट 5 अपॉन 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो या इसको करता हूं, तो r माइनस ये वाला r स्क्वेयर है, बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और ये अंडर रूट 5 और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब एक चीज आप ये देखो यहां पर कि आपको पता है अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मतलब ये वाला अंडर रूट है ये 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब मान लो 2.5 आ रहा है, या 2 आर ही मान लो इसको, 2 आर मान लो, तो आर में से 2 आर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू का। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वाली जो वैल्यू आप कह सकते हो नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका इसकी जब वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव आएगी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है। समझ आई बात, आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, और इसमें से आप r कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हो, मैथमेटिक्स आपका बढ़िया है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। समझ आई बात।
तो उतार लो इसको और फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दो क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कंबाइन थे, अब अलग अलग करते हैं अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। दो क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें उलझन वाला काम नहीं है। आपको क्या करना है कि थ्री रजिस्टर्स 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन जो रजिस्टेंसेज हैं इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल रजिस्टेंस, जो इसका यानी अपने कॉम्बिनेशन है, इसका टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये ए पार्ट है और ये यहाँ पे बी पार्ट है। दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के लिए आपको वोल्टेज की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी इसके लिए, ठीक है। यानी आपको सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा आपको क्या निकालना है, इसमें वोल्टेज निकालनी है, और हर एक रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, बहुत ही यानी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन पहले ए नंबर पार्ट अपने सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको देखो R1 1 ओम गिवन है, R2 2 ओम गिवन है और R3 आपके पास 3 ओम गिवन है, ठीक है। तो अब आपको टोटल पूछा है, तो R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। तो R इक्विवेलेंट जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया, 6 ओम। ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया है इसका, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट तीनों को जोड़ना ही है, यानी तीनों को क्या करना है, ऐड ही करना है आर इक्विवेलेंट के लिए। तो तीनों को ऐड कर दिया, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। अब आपने क्या कर दिया, देखो मान लो मैं इसको डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ यहाँ पे कि तीन रेजिस्टेंस आपके ये वाले हैं। अब इसको एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये बैटरी 12 वोल्ट की है प्लस माइनस। तो इसमें से आई करंट फ्लो होगा, ठीक है। कितना आई करंट फ्लो होगा। अब आपको पता है कि जो इसमें करंट की वैल्यू है वो तो सेम रहती है हर एक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। लेकिन जो इसमें पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो हर एक पर क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट आती है हर एक रेजिस्टेंस पर, वही आपको फाइंड करनी है। तो अब आप इसका देखो सॉल्यूशन अगर मैं कहूं तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता है कि जो इस सर्किट की टोटल वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, ठीक है, V की वैल्यू है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो EMF दिया हुआ है, तो आपको एक चीज साथ में और दिया है कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मतलब कि जो आपका EMF है उसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये EMF इसका आपका किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज के, या वोल्टेज के इक्वल होगा टर्मिनल वोल्टेज की। जब भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो जो EMF होता है बैटरी का वो इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी टर्मिनल वोल्टेज के या डायरेक्ट वोल्टेज के इक्वल, मतलब यही वोल्टेज बनेगी अब यहाँ पे। और आपको पता है जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है, ये आपके पास कितना है, 6 ओम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू कहूँ सर्किट में, करंट आई कितना फ्लो हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। टोटल करंट यानी जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा होता है वही हर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है करंट का, ठीक है ना, आपको ये पता होगा। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, ये 12 यहाँ पे V और यहाँ पे R, तो 12 अपॉन 6। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या करना है, यानी कि आपको तो निकालना है हर एक रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इस वोल्टेज का कितना पार्ट यहाँ पे गया, कितना यहाँ पे गया और कितना यहाँ पे गया। तो अब अपने पहले अगर रेजिस्टेंस के लिए निकालें V1, तो वो IR1 होगा। जब भी आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसमें यही लिखा था आपने, ठीक है। तो आपको यही वोल्टेज यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है इसके लिए, समझ आई बात आपको, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू IR1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसका 2 है और R1 की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 2 वोल्ट, समझ आई बात। V2 की वैल्यू जो यहाँ पे क्या है, IR2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट,
समझ आई बात। और V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू R3, मतलब 2 इंटू 3 यानी 6 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आपके पास है बच्चों। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को उतार लो आप, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन ये वाला। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको बच्चों एक चीज और बता दूं मैं, कि जो आपको आज मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये यानी कि पहले जो 2 क्वेश्चन है वो अलग दिन रिकॉर्ड किए थे, आज अलग दिन कर रहा हूँ। ठीक है। इस कारण आपको बोर्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, मतलब बोर्ड पर लिखा हुआ ऊपर वाला, और मेरा भी यानी ड्रेस आपको डिफरेंट लग रही होगी, तो इस कारण ही है वो। आप ऐसे मत समझना कि सर ने एकदम से कैसे चेंज हो गया। ठीक है। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो, फिर आपको देखना है कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसमें रिलेशन क्या है, और तीसरा आपको फॉर्मूला लगा के उसको कर देना है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। जो कार में बैटरी लगी होती है उस बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 वोल्ट, देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यानी बैटरी से जो मैक्सिमम करंट है वो कितना ले सकते हैं अपने, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है अपने को। तो जो चीजें गिवन है वो लिख लो आप। सबसे पहले गिवन आपको क्या है, ईएमएफ गिवन है, ईएमएफ ऑफ बैटरी, तो ये कितना है आपके पास, 12 वोल्ट है। ठीक है ना। 12 वोल्ट आपका क्या है, ईएमएफ है बैटरी का। और दूसरी चीज क्या दी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देते हैं अपने, कितना है, ये आपके पास है 0.4 ओम, यानी स्मॉल आर है, और ये आपका ई है। अब आपको पूछा है कि इस बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ले सकते हैं। तो जब आपको मैंने जब इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सारे फॉर्मूले करवाए थे, ईएमएफ वाला, टर्मिनल वोल्टेज वाला, तो उसमें करंट जो फ्लो वाला फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला आपने ये वाला निकाला था। जिस बच्चे को नहीं पता वो टॉपिक उठा के देख सकता है, ये वाला करंट अपने ये लिखा था भी। अगर क्या है, कोई रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये होता है। तो अब आपसे एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम का क्या अर्थ है बच्चों, मैक्सिमम का यहाँ पे मीनिंग है भी जो आपकी बैटरी है उससे अपने ज्यादा से ज्यादा कितना करंट ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा करंट लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन होगी कि फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए आर की वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिक से। ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ेगी, तो आई इज इक्वल टू आई आ जाएगा आपके पास ई अपॉन स्मॉल आर, और ई की वैल्यू आपके पास है 12 और ये है 0.4। पॉइंट हटाओ ये वाला, ऊपर 0 लगेगी, कैंसिल करो, तो 30 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखने में अपने को ऐसा लगता है कि कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको लिख लो आप क्वेश्चन को, लिखना चाहो या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना वो थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा, तो आप क्या करो कि मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ कि जो आप इस पे ये वाला लिखोगे, यानी ये जो बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ मैं आपको, यहीं से ही आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। मेरी राय तो यही है आपके लिए, बाकी आप देख लो जैसा आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हो। यानी कि इससे क्या है कि जो यानी कि क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको खुद की लैंग्वेज में लिखने होते हैं, इस कारण। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। इसका मैं रफ कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10, 11 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, और 12 नंबर क्वेश्चन उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था। ठीक है। तो ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4.2 ओम इज इज इमर्स्ड इन वाटर। यानी एक 4.2 ओम की कॉइल है। ठीक है। कॉइल मतलब वायर कोई अपने ऐसे घुमा देते हैं तो कॉइल बन जाती है वो। तो वो कॉइल आपके पास, और उसका रेजिस्टेंस 4.2 ओम, और उसको आपने पानी में डुबो दिया है। ठीक है ना। कॉइल आप जो रॉड होती है ना पानी गर्म करने वाली, वो भी एक तरह की कॉइल ही होती है। इतना रेजिस्टेंस है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासेस थ्रू इट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट। यानी इसमें से करंट फ्लो होता है
कितने टाइम तक, 10 मिनट तक। तो हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल, तो कॉयल से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, और किस में पूछिए आपको वो हीट सॉरी कैलोरीज में, ठीक है ना। हीट किस में पूछिए आपको, कैलोरीज में पूछिए कितनी कैलोरी हीट होगी, क्योंकि हीट के देखो दो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, एक जूल होती है एक कैलोरी होती है। तो आपको कैलोरी में इसका आंसर निकालना है, तो अपनी जूल में निकालेंगे या कैलोरी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, सारा अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो गिवन, जो गिवन है इसमें रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल R इज इक्वल टू 4.2 ओम, ठीक है। करंट है जो I है, करंट की वैल्यू I वो आपके पास क्या है, 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है। और टाइम है जो आपके पास 10 मिनट है, तो पहले मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 10 इंटू 60 यानी 600 सेकंड, 600 सेकंड आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब आपसे क्या पूछा है इसने कि और कुछ तो नहीं गिवन, अब आपसे पूछी हुई है हीट, यानी हीट की वैल्यू H, और पूछी भी किस में है, कैलोरी में, ठीक है। तो अब आपको पता है हीट का जो फॉर्मूला होता है, अब आपको हीट का फॉर्मूला किसके फॉर्म में लिखना होगा, जो चीजें आपको गिवन है आई आर और टी की फॉर्म में। हीट के कई 3-4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे जूल्स लॉ में, अपने जो किया था हीट, तो एच के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे जब इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला टॉपिक किया था। तो उसमें आई आर और टी की फॉर्म में था जो फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी। लेकिन आपको पता है कि ये वाले तीनों ही यहाँ पे आई है जो आपका एम्पियर में है, आर आपका ओम में, और टी आपका सेकंड में है, मतलब एसआई यूनिट में है। तो जो ये वाली वैल्यू आएगी वो एसआई यूनिट में ही आएगी, और जो हीट की या एनर्जी की एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। तो मतलब जूल में वैल्यू आएगी, उसको कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, अपने वैल्यू लिखते हैं। आई की वैल्यू आपके पास 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 4.2, ठीक है, और ये आ गया 600 टी, आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। तो एच की वैल्यू जो आपके पास आ गई 2 का स्क्वायर 4, 4 6 का 24, 2400 और गुणा में 4.2 मल्टीप्लाई में इतने जूल आ गए। अब एक रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास एक कैलोरी होती है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, मेरा गलत हुआ था, इसी के कारण मैं आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया। अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता तो आज गवर्नमेंट जॉब लगे को 2 साल हो जाते मेरे को, सिर्फ एक इस क्वेश्चन की वजह से, ठीक है ना। तो अब देखो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल है, तो अगर 1 जूल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 4.2 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 जूल की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। तो आपको इस जूल की जगह पे क्या रखना होगा, ये 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, यानी H इज इक्वल टू, क्योंकि ये जूल जो डायरेक्ट है इसको 1 जूल भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 1 जूल आपका 1 अपॉन 4.2 कैलोरी के इक्वल है, तो 2400 गुणा 4.2 और अपॉन में 4.2 और साथ में आ जाएगा कैलोरी, क्योंकि ये कैलोरी बटा 4.2 ही है। तो 4.2 से 4.2 कैंसिल, तो H आपके पास आ गया 2400 कैलोरी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। या देखो एक मैंने डायरेक्ट अगर कैलोरी में फॉर्मूला वो मैंने ऐसे लिखवाया था आई स्क्वायर आर अपॉन टी अपॉन जे, और ये साथ में लिखवाया था कैलोरी, और इस जे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 4.2 होती है, कांस्टेंट होता है। तो वही चीज अपने की, अब 4.2 से डिवाइड कर दिया, इसको कैलोरी में आ गई, तो ये वैल्यू आपके पास कैलोरी में आ जाएगी इसकी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये आपकी बुक के बच्चों थे क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। एक चीज आपको और पता लगी होगी कि जो बोर्ड पर क्वेश्चन करवाने उसमें एक तो मेरी एनर्जी भी ज्यादा लगती है, ठीक है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, फिर इस वीडियो को एडिट करने में भी उतनी मेहनत ज्यादा लगती है। और तीसरी चीज इसमें ये है कि जितना यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, उससे ज्यादा कॉपी में एक्सप्लेन कर देता हूँ या नोट्स में जब आपको नोट से करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो देखो मुझे इधर जाना पड़ता है, कभी इधर कैमरे की तरफ पूरा ध्यान, वहां पे क्या होता है डायरेक्ट नोट्स सामने खुले होते हैं, तो वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि चीजें पहले से लिखी हुई होती हैं, यहाँ सारी लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
और ये आपका चैप्टर था। अब इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।